बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, उन्होंने कल काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब केस के फ़ैसले के हवाले से सामने आने वाले जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं और 4-5 अहम पहलू हैं, उन पर बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की है। एतजाज़ हसन साहब ने मियां साकिब निसार साहब, साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के साथ डैम के मामले पर उनके चैम्बर में होने वाली मुलाकात का अहवाल भी बताया और उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो केस था वो किस शर्त पर लिया था, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। एतजाज़ हसन साहब ने सबसे पहले तो ये बात की, उन्होंने कहा कि वकला तहरीक जो चली थी, जब अदलिया बहाली की तहरीक चली थी, उसमें उन्होंने कहा कि उसके नतीजे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई, लेकिन 2 चीज़ें जो बहुत नेगेटिव हुई, जिनका हवाला मैं पहले 2-3 वीडियोज़ में आपको दे चुका हूँ, ये एतजाज़ हसन साहब पहले भी बात कर चुके हैं कि 2 उसके नेगेटिव पहलू थे। एक ये कि मुतशद्दिद वकला उसके बाद सामने आए और मुतकब्बिर जजेस सामने आए। उन्होंने कहा ये 2 नेगेटिव पहलू थे, बाकी उसमें पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने ईगोज़ की बात की, उन्होंने कहा हम सब में हमारे बहैसियत कौम और मुआशरे में हमारे यहाँ ईगोज़ बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने कहा जजेस भी हमारे में से होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ये ईगोज़ नज़र आती हैं। उन्होंने तलोर के शिकार के हवाले से फ़ैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा उसका जो फ़ैसला था उसमें वो बड़ी लंबी तफसील है, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि जब साकिब निसार साहब सीनियर जज थे, उन्होंने मामला अनवर ज़हीर जमाली चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा कि आप इस पे लार्जर बेंच बनाएं, तो उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स लिखे, ऑब्जर्वेशन दी तहरीरी तौर पर साकिब निसार साहब के हवाले से भी काजी फ़ाइज़ साहब ने। ये इसलिए उन्होंने ये बात की कि उन्होंने बताया कि जब डैम के हवाले से साकिब निसार साहब मामला आगे बढ़ाना चाहते थे, तो ओपन कोर्ट में उन्होंने मुझसे पूछा, मैं वहाँ पर मौजूद था, यानी एतजाज़ हसन साहब और हम सब भी वहाँ पर मौजूद थे, कि एतजाज़ हसन साहब आप बताएं कि काला बाग डैम के हवाले से क्यों कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं काला बाग डैम बनना चाहिए। तो एतजाज़ हसन साहब ने बताया कि मैंने वहाँ पर ओपन कोर्ट में ये कहा कि चारों भाई यानी चारों सूबे जब तक एक पेज पर ना हो तब तक काला बाग डैम कैसे बनाया जा सकता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब ने मुझे कहा कि आप मुझे चैम्बर में आकर मिलें। मैं उनको चैम्बर में मिलने गया तो साकिब निसार साहब ने कहा कि इस हवाले से मैं एक लार्जर बेंच तश्कील दे देता हूँ। तो उन्होंने जो उस पर कहा एतजाज़ हसन साहब ने कि आप जो है वो बलूचिस्तान से भी जज लें और सिंध से भी लें, KPK से भी लें। तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान से एक ही जज हैं, वो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, और वो मेरे साथ बेंच में नहीं बैठते, तो इसलिए उनको इस बेंच में शामिल करना मुमकिन नहीं होगा। तो इस पे उन्होंने यही कहा एतजाज़ हसन साहब ने कि इस हद तक जो है वो आप कहें ग्रुपिंग या धड़ेबाजी, उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं यूज़ किए, लेकिन इस तरह की इस हद तक मामला जो हैं वो जजेस के दरमियान ख़राब नहीं होने चाहिए। फिर एतजाज़ हसन साहब आए उस फैसले पे जो कि आया है 10 रुकनी बेंच का। उस पर एतजाज़ हसन साहब का कहना है कि मुझे इन दोनों चीज़ों पे उनका इख्तलाफ है। वो ये कहते हैं कि ना तो ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसल, ना तो वो कहते हैं कि ये रेफरेंस क्वैश होना चाहिए था, और सुप्रीम जुडिशल कौंसल के जो इख्तियारात हैं, जो उसका प्रोसीजर है, उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए थी, और ना ही वो कहते हैं कि ये मामला FPR को भेजना चाहिए था। इन दोनों चीज़ों पे उनका एतराज़ है। वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल के इख्तियारात हैं, उनको उन इख्तियारात का इस्तेमाल करने देना चाहिए। और फ़रोग नसीम साहब के भी जो दलाइल थे वो यही थे कि आर्टिकल 211 के तहत सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती सुप्रीम जुडिशल कौंसल के मामलात में। सुप्रीम जुडिशल कौंसल क्योंकि शोकॉज़ नोटिस जारी कर चुकी है, तो अब ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसल को ही देखने दिया जाए। फिर मालूमात इकट्ठी करने के हवाले से एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि अब क्योंकि एक आम पाकिस्तानी भी किसी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट जो है वो वहाँ पे दरख्वास्त दायर कर सकता है, शिकायत कर सकता है सुप्रीम जुडिशल कौंसल को, तो वो जब तक मालूमात इकट्ठी नहीं करेगा तो तब तक वो कैसे जो है वो शिकायत करेगा। वो इस बात पे भी उन्होंने, इस नुक्ते पे भी उन्होंने बात की, जो ये कहा जाता है कि इल्लीगल तरीके से जो है वो एविडेंस इकट्ठा किया गया, सबूत इकट्ठे किए गए, मालूमात इकट्ठी की गई। तो वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने मिसाल दी काशिफ अब्बासी साहब को, कहा कि अगर मैं आपके घर में दाखिल होता हूँ और मुझे यह है कि आपने जो है वो रिश्वत के पैसे अपने घर के सहन में जो है वो छुपाए हुए हैं, या आपने कोई किसी बंदे को मार के और लाश को दफन किया हुआ है, तो मैं अगर ये चीज़ सामने लाता हूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि देखें जी इसने तो गलत किया है, ये मेरे घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ और गलत तरीके से दाखिल हुआ। तो कहने का मकसद ये था कि जब सबूत और एविडेंस और जिसमें वो सामने आ जाएं और वो वैलिड हों, तो फिर ये बात जो है इतनी ज़्यादा माना नहीं रखती कि ये एविडेंस कैसे जो है वो इकट्ठा किया गया। तो ये बेसिकली वो जो पॉइंट है कि जी जासूसी की गई और जासूसी के ज़रिए जो है वो इकट्ठे की गई सारी चीज़ें।
फिर वो कहते हैं कि बदनीयती के हवाले से वो ये कहते हैं कि जो नोटिस बाकायदा जारी के बगैर सदर को और वज़ीर-ए-आज़म को, तब तक कैसे ये कहा जा सकता है कि उनकी सारे मामले में बदनीयती थी। अलबत्ता मैं एक चीज़, ज़ाहिर है एतजाज़ अहसन साहब की मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है, मुलाकात होगी उनसे सुप्रीम कोर्ट में तो उनसे ये बात पूछेंगे, क्योंकि इसमें काजी फैसल साहब की दरख्वास्त के रिस्पोंडेंट्स में सदर और वज़ीर-ए-आज़म दोनों शामिल थे। वफाकी हुकूमत की तरफ से तो फ़रोग़ नसीम साहब पेश हुए, सदर की जानिब से आमिर रहमान साहब थे और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से सुहेल महमूद साहब थे। लेकिन उन दोनों ने अडॉप्ट किए थे जो आर्गूमेंट्स थे जो फ़रोग़ नसीम साहब के थे, उन्होंने दलाइल नहीं दिए थे, तहरीरी तौर पर उन्होंने दलाइल अपने ज़रूर जमा कराए थे। फिर उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि वो तो पॉइंट जो है वो आ गया ना कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, हाँ बदनीयती का मामला, वो कहते हैं बदनीयती का मामला भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल देख सकती थी। ये मामला बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास ही जाना चाहिए था कि वही देख लेते कि इसमें बदनीयती है नहीं है। और साथ एक और पॉइंट पे उन्होंने बात की कि जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, डायरेक्शंस दे दिए हैं। तो अब जो ये कहा गया एक पैराग्राफ में कि हम रीजनिंग जो है वो बाद में देंगे और अगर कोई डायरेक्शन हुई तो वो भी बाद में हम तफसीली फ़ैसले के साथ जारी कर सकते हैं। तो इस पर एतजाज़ अहसन साहब का कहना है कि डायरेक्शंस जो हैं वो सारी शॉर्ट ऑर्डर में ही होती हैं, वो मुकम्मल फ़ैसला होता है और उसकी रीजनिंग बाद में दी जा सकती हैं, लेकिन डायरेक्शंस जो हैं वो ये नहीं हो सकता कि तफसीली फ़ैसले में मज़ीद जारी की जाएँ। तफसीली फ़ैसले में सिर्फ रीजनिंग होती है, डायरेक्शन जितनी होती हैं वो इस शॉर्ट ऑर्डर में होती हैं और शॉर्ट ऑर्डर में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं कि किस हद तक डायरेक्शंस आती हैं, क्योंकि अब हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत को यही कहा जा रहा है कि आप भी अभी ज़्यादा खुश ना हो। ARU के हवाले से डायरेक्शन आ सकती है, वज़ारत कानून के हवाले से कोई डायरेक्शन आ सकती है, शहजाद अकबर साहब के हवाले से डायरेक्शन आ सकती है। और अगर मैलाफाइडी इन लॉ की बजाय सुप्रीम कोर्ट मैलाफाइडी इन फैक्ट पे गई तो फिर भी कुछ शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई डायरेक्शन आ सकती है। वो ये कहते हैं कि जो फ़ाइज़ साहब ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में आए, वो कहते हैं कि मैं इसको खुशाइंद करार नहीं देता, उनको नहीं आना चाहिए था। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उनको कहा कि आप मेरा केस लड़ें, तो मैंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने ये शर्त रखी कि आप ना तो मीडिया के सामने जाएंगे, ना ही आप वहाँ पे कोर्ट रूम में आएंगे, रुस्तम पर आएंगे। और उसी दिन उन्होंने कहा कि 2 इंटरव्यू उन्होंने देने थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, एक काशिफ अब्बासी साहब को देना था और एक हामिद मीर साहब को देना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने ये शर्त रखी, मैंने उनको रोका, तो उसके बाद उन्होंने वो इंटरव्यू नहीं दिए थे। और उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि मैंने उन्हें कहा कि आप जब जाके इंटरव्यू देंगे फिर आपके मुखालफिन उसका जवाब देंगे तो आपको नहीं ये जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपका केस ले लिया है और मैंने आपको चीफ जस्टिस के तौर पर ही बहाल करवाना है इस केस में, तो इसलिए आप मीडिया पर नहीं जाएंगे। उन्होंने एक और पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का केस जो था वो मुख्तलिफ था फ़ाइज़ साहब के केस से। वहाँ पे वो कहते हैं कि रेफरेंस भी एग्जिस्ट नहीं करता था। फ़रोग़ नसीम साहब के दलाइल तो ये थे ना कि वहाँ पे शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ था, लेकिन एतजाज़ अहसन साहब का कहना यह है कि उस केस में रेफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, रेफरेंस मौजूद ही नहीं था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो जजेस इकट्ठे हुए और उन्होंने जो कुछ किया उस वक्त उनके सामने रेफरेंस ही मौजूद नहीं था, उनके पास तो रेफरेंस ही बाद में आया। और फिर वो कई इंटरव्यूज़ में ये बात बता चुके हैं कि सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर कानून ने और उन सब ने जिन्होंने वो रेफरेंस भेजा था उन्होंने उसके ऊपर माइंड अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने उसको पढ़ा नहीं था। और उसकी दलील के तौर पर उन्होंने बताया कि जब मैंने वो फाइल में से कुछ एक चीज़ दिखाई जजेस को कि जिसमें एक पम्फलेट मौजूद था और उस पम्फलेट पे जजेस के ख़िलाफ़ लिखा हुआ था कि ये तमाम जजेस, और बड़ी काबिल एतराज़ लैंग्वेज थी जजेस के हवाले से, एक पम्फलेट था उसके ऊपर। तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि अगर इन्होंने फ़ाइल पढ़ी होती, देखी होती, तो कोई ना कोई तो ये देखता ना कि यार ये पम्फलेट नहीं, हमें इसमें से लगाना चाहिए, ये हटा देना चाहिए। और साथ ही फिर एतजाज़ अहसन साहब ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे ड्राफ्ट बने हुए थे जिनमें लिखा हुआ था कि ये पैरा डिलीट कर दें, ये पैरा डिलीट कर दें, वो भी उसी तरह से ड्राफ्ट लगा दिया था। तो कहने का मकसद ये था कि किसी ने भी नहीं पढ़ा था और उस वक्त रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने मौजूद ही नहीं था, उन्होंने जायज़ा ही नहीं लिया था और बग़ैर रेफरेंस को देखे, जब रेफरेंस था नहीं तो वो देखते कैसे, तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिए थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने। तो इसलिए वो कहते हैं कि उस वक्त रेफरेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर उनसे सवाल किया काशिफ अब्बासी साहब ने कि क्या आप समझते हैं कि जज साहब अपने बीवी बच्चों के मामलात के जवाबदेह नहीं होते, उनके सासू जायदादों के जवाबदेह नहीं होते? तो इस पर भी एतजाज़ अहसन साहब ने इत्तफाक नहीं किया। वो कहते हैं कि वो फ़ाइज़ साहब की बात नहीं कर रहे, लेकिन कल को कोई भी जज अगर रिश्वत लेना चाहता है तो ज़ाहिर है वो अपने बीवी और बच्चों के नाम पे असासें और जायदादें बनाएगा। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जज जो है वो बीवी बच्चों के असासे और जायदादों का जवाबदेह नहीं है। उन्होंने बल्कि कहा कि अगर कोई करीबी शख्स है किसी जज के और उसके साथ भी कोई मामला, कोई कनेक्शन बनता है जज का और उसके भी असासे जायदादें बढ़ रहे हैं,
तो भी जज साहब जो हैं वो जवाबदेह हैं। लेकिन पहले बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे है कि वो ये साबित कोई कनेक्शन जो है वो साबित करेंगे। फिर उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब जो है ये भी कहते हैं कि FBI जो भी रिपोर्ट दे वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि मामला बिलाखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही फैसला करना है। और इस हवाले से मैं कम अज़ कम कोई 10 मरतबा आपको ये बात बता चुका हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि FBI अगर क्लियर भी कर देती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उससे मुख्तलिफ फैसला कर सकती है। FBI अगर क्लियर नहीं भी करती और वो कहती है मनी ट्रेल से मुतमईन नहीं है, तब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कह सकती है कि हम जो चीज़ देखना चाहते थे हम मुतमईन हैं। तो FBI की रिपोर्ट पे भी मुकम्मल तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो रिपोर्ट जो भी आएगी तो उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उससे मुख्तलिफ फ़ैसला भी कर सकती है। और साथ ही जो है वो एतजाज़ साहब कहते हैं कि मामला वहीं पर आकर रुक गया है जहां से वो मामला फ़ाइज़ अहसन साहब का शुरू हुआ था। ये कुछ आम चीज़ों पे एतजाज़ अहसन साहब की राय है जो कि काफ़ी मैटर करती है। ज़ाहिर है एक बड़ा नाम है और जितनी वो अदलिया की तारीख़ और फ़ैसलों के हवाले से जानते हैं शायद ही पाकिस्तान में कोई शख्स जानता हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।